रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। 2024 आम चुनाव से पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक सियासी गुगली फेंकते हुए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सनसनी मचा दी है। महाराष्ट्र और देश की राजनीति के बड़े शख्सियत शरद पवार ने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। मुंबई में अपनी आत्मकथा विमोचन के दौरान शरद पवार ने कहा कि मेरे साथियों, भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन मैं सार्वजनिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। निरंतर यात्रा मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। मैं सार्वजनिक कार्यक्रम और जो बैठकें होती हैं उन बैठकों में भाग लेता रहूंगा, चाहे मैं पुणे, मुंबई, बारामती, दिल्ली या फिर भारत के किसी भी हिस्से में रहूं। मैं हमेशा की तरह आप सभी के लिए उपलब्ध रहूंगा। शरद पवार का यह बयान उनकी बेटी सुप्रिया सुले के उस बयान को याद दिलाता है जो उन्होंने 19 अप्रैल को दिया था। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिनों में 2 राजनीतिक धमाके होने वाले हैं, और निश्चित रूप से सुप्रिया सुले का संकेत इसी तरफ था जो हुआ है, क्योंकि शरद पवार ने यहां पर इस्तीफे की बात कही। और दूसरा है जो धमाका, वो अभी भी भविष्य में छिपा हुआ है। दूसरा धमाका क्या होगा? हालांकि शरद पवार ने अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, इसलिए उनकी इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे एनसीपी का ताज कौन संभालेगा, और साथ ही सवाल यह भी कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में क्या होने वाला है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसके साथ ही पवार ने घोषणा की कि वो अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि अभी वो राज्यसभा सांसद हैं, उनका 3 साल का कार्यकाल बचा है। पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद जहां एक तरफ कार्यकर्ता भावुक हैं और अपना फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पंडित इस गुणा भाग में लग गए कि आखिर पवार ने इस्तीफे की पेशकश क्यों की। विशेष तौर पर तब जब लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बचे हैं। 2024 के दंगल के पहले पवार के इस्तीफे की पेशकश से हर कोई हैरान है। पवार जैसे मंझे हुए राजनीतिज्ञ का इस तरह से अचानक राजनीति से दूर होने का फैसला उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि विरोधियों के लिए भी अचंभे की बात है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ एनसीपी का गठबंधन है। इस गठबंधन ने सत्ता की कुर्सी भी देखी, लेकिन पिछले साल उलटफेर के बाद सूबे में सरकार बदल गई। 2024 में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी एकता की बात होती रही है, जिसमें शरद पवार, ममता बनर्जी, केसीआर, नवीन पटनायक निर्णायक चेहरे हैं। लेकिन 2024 के दंगल से पहले ही पवार का मैच से बाहर हो जाना काफी अहम माना जा रहा है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो पवार का पावर पंच बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इस पावर पंच से किसको फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इनके पार्टी का अंतर्गत मामला है, राष्ट्रवादी पार्टी का, और उस बारे में हम ज्यादा वक्तव्य करना हमारी बात नहीं है, क्योंकि आखिरी ये मामला उनके पार्टी का है और इस रहा महाविकास आघाड़ी का इशू है। उनका मार्गदर्शन हमें मिलते रहेगा और महाविकास आघाड़ी मजबूती से चले। देखो, एक अनुभवी नेता थे, वो रहना चाहिए था, लेकिन उनके पार्टी अंतर्गत मामला है, इस पे हम क्या, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पार्टी के अंतर्गत का मामला है, इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा वक्तव्य करना अच्छी बात है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है, और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है, और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रखे हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। तो जैसे यहां पर इस्तीफे की बात कही, सियासत में मानो भूचाल आ गया और सवाल कई सारे उठने लगे कि अब शरद पवार के बाद अगला कौन जिसको ताज पहनाया जाएगा एनसीपी का। और 2024 के दंगल से पहले क्या पवार का इससे पावर पंच माना जाएगा?
और पवार ने पद छोड़ा तो अब किसका कद बढ़ेगा, ये कई सारे सवाल हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। राजलक्ष्मी जोशी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत है। और मंगेश काशीकर हैं, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से। मंगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और दीपक चौहान, संवाददाता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों के पास आएंगे और दीपक चौहान से अपडेट भी लेंगे। और सालों की सियासी पारी क्या खत्म हो गई है और 2024 से पहले जो फैसला लिया गया, क्या वो सियासी मजबूरी तो नहीं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले मैं रुख करूंगा अपने संवाददाता दीपक चौहान का। अपडेट बताएंगे वो हमें। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। दीपक, जब यहाँ पर इस कार्यक्रम स्थल पर तमाम लोग मौजूद थे, समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जैसे ये बात कही शरद पवार ने, मानो उनके समर्थक भावुक हो गए, रोने लगे। लेकिन क्या अभी तक ये कंफर्म हो पाया, ये पता चल पाया कि इस्तीफे की पीछे इसकी मुख्य वजह क्या रही? बिल्कुल संभव। जिस तरीके से वाईडी चौहान में एक प्रोग्राम था जहाँ पर बीजेपी नेता शरद पवार के जो तरीके से पुस्तक प्रकाशित हो रहा था, उसी पुस्तक प्रकाशित के कार्यक्रम में जिस तरीके से पवार ने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष होना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरीके से कहा कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, तभी सब लोग जो है सब वहां पर घोषणा देने लगे और कई नेता जो है वो नाराज भी दिखाई दिए, क्योंकि शरद पवार ने ये जो निर्णय है ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। क्योंकि जिस तरीके से अध्यक्ष पद छोड़ने का जो उन्होंने निर्णय लिया, उस निर्णय को लेकर काफी जो एनसीपी के बड़े नेता हो या कई ऐसे कार्यकर्ता हो, काफी नाराज दिखाई दिए और बड़े गुस्से से वहां पर शरद पवार के समर्थन में नारे भी दिए, पार्टी के समर्थन में नारे दिए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं शरद पवार जी ने जो ये जो करने का जो फैसला किया है बहुत ही किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है 2023 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव को लेकर भी कई नई नीति शरद पवार जी ने बनाई होगी। जैसे कि संभव जिस तरीके से शरद पवार जी की जो बेटी है सुप्रिया सुळे, 17 मई को 17 अप्रैल को उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले 15 दिन में महाराष्ट्र में 2 राजनीतिक भूकंप होंगे। उसी भूकंप को लेकर ये कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी कहीं अल्टीमेटम दिया था कि शरद पवार जो है वो ये पार्टी का जो अध्यक्ष पद है वो छोड़ेंगे। और जैसे कि जिस तरीके से शरद पवार ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था दीपक, इस वक्त एनसीपी में क्या हलचल है? क्योंकि सभी भावुक हैं, शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सभी भावुक हैं। अभी इस वक्त हलचल क्या है? सुप्रिया सुले या फिर अजित पवार या फिर तीसरा कोई और, क्या लग रहा है? बिल्कुल संभव। जिस तरीके से अभी एक और बयान उन्होंने दिया है, जैसे कि पार्टी को अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने की, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पार्टी में जो 2 नाम जो है वो काफी चर्चा में, जैसे कि पहला जो नाम आ रहा है वो है अजित पवार का नाम आ रहा है, दूसरा जो है वो सुप्रिया सुळे का, और तीसरा एक नाम भी सामने आ रहा है जो प्रफुल्ल पटेल जो सांसद थे और शरद पवार के काफी करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अजित पवार ने कहा कि ये जो फैसला है, जिस तरीके से हम पूरे तरीके से यहाँ पर पवार साहब को मनाने की कोशिश करेंगे, पार्टी के कई नेताओं द्वारा भी कहा गया है। और अजित पवार ने कहा कि शरद पवार जी का जो निर्णय है, निर्णय को लेकर अब जो समिति है वो तय करेगी कि इस निर्णय में क्या करना है। ठीक है, समझ कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है कि शरद पवार की जो निर्णय को लेकर काफी चर्चा और काफी एनसीपी के जो कार्यकर्ता वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शरद पवार की जो बेटी सुप्रिया सुळे का जो शब्द है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 17 अप्रैल को यहाँ पर बड़ा भूकंप होने वाला है राजनीति का। ठीक है, कहीं ना कहीं दीपक आप बने रहिए हमारे साथ, और भी सवाल है और भी चीज हम आपसे जानेंगे। मेहमानों का रुख करेंगे। राजलक्ष्मी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, मुझे सुनाई दे रहा है। राजलक्ष्मी जी, शरद पवार का यह फैसला एक बहुत बड़े झटके के तौर पर इसे लिया जा रहा है। जो अचानक से यह फैसला लिया गया, क्या यह सही होगा जो फैसला शरद पवार के द्वारा लिया गया है?
नमस्ते संभव जी। जी। और ये बड़ा ही एक झटका था जो मतलब उसमें से, लेकिन एक दो जन को शायद इसकी खबर थी पहले से, जैसे अजित पवार जी और सुप्रिया सुले जी, उनको शायद खबर थी ऐसा लग रहा है। हाँ। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो खबर आई है वो ये है कि वो 2-3 दिन बाद शायद दोबारा इसके ऊपर चर्चा करेंगे और एक दोबारा इस पर निर्णय लेंगे। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने ये एक झटका इस वजह से दिया है कि जो उनके पार्टी में जो अंदरूनी एक टसन जो चल रही थी, हाँ। अजित पवार जी और सुप्रिया सुले जी, और ये मतलब जो इन गुटों के बीच में जो टसन चल रही थी उनकी, उसको खत्म करने के लिए शायद उन्होंने एक झटका दिया हुआ है कि ये दोनों गुट आपस में मिल जाएं और वो जो अंदरूनी उनमें जो तकलीफ हो रही थी अभी वो खत्म होके पार्टी को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं शायद। जी। राजलक्ष्मी जी, आपने कहा 2 लोगों को, सुप्रिया सुले और अजित पवार को, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी पता था कि कुछ होने वाला है? उन्होंने एक थोड़ा सा एक हिंट दिया था कुछ दिनों पहले कि वो कांग्रेस से थोड़े से नाराज हैं और शायद वो एमवीए सरकार में रहना नहीं चाहते, और ये सब मतलब इसका एक हिंट दिया था उन्होंने जब उन्होंने अडानी मामले में बात की थी, जब उन्होंने जेपीसी मामले में बोला था कि जेपीसी की क्या जरूरत है जब सुप्रीम कोर्ट का एक कमेटी बिठाया गया है तो जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब जो उन्होंने कहा था उससे एक्चुअली एक ये अंदेशा मिल रहा था कि शायद वो कुछ कदम लेने वाले हैं, लेकिन वो रेजिग्नेशन देंगे खुद, ये इसका शायद किसी को अनुमान नहीं था। लेकिन एमवीए में से वो बाहर निकलेंगे इसका शायद मतलब लोगों को ये था। और अभी जब वो उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया है तो अजित पवार अगर रहते हैं उसके चीफ, तो फिर तो एमवीए को और भी थोड़ा सा झटका है, क्योंकि अजित पवार जी बहुत ज्यादा अच्छे टर्म्स में नहीं है बाकी के एमवीए के साथ में। उनका पहले से ही थोड़ा सा उसमें आपको पता है उसमें तकलीफें हैं उनको। तो एमवीए की तो बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा अजित पवार जी और सुप्रिया सुले जी के बीच में जो तकरार है उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, और इवन एमवीए के जो उनके पार्टनर्स है शिवसेना और कांग्रेस, उनको भी अभी थोड़ी राजलक्ष्मी तकलीफ है। इस चीज को भी समझेंगे कि इस दौरान यहाँ पर सुप्रिया सुले एकदम शांत बैठे रहे, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन अजीत पवार बार बार मीडिया के सामने के बयान दे रहे थे। उस बयान के मतलब क्या है, आगे क्या कुछ होगा, ये चीज भी समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, ये माना जा रहा है कि 2024 से ही पहले शरद पवार का मैसेज बाहर हो जाना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। संभव जी, देखिए शरद पवार साहब इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं और इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि उनके रग रग में राजनीति है। हाँ। उनका अगला कदम क्या होगा उनकी पार्टी का, यह अंदरूनी मामला है। और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अभी दूर दूर तक किसी रिश्ते में नहीं है। जिस पर अभी उन लोगों ने काम किया, शरद पवार जी का वो बयान अभी देखिए कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था कि रोटी सही समय पर पलटनी चाहिए, नहीं तो कड़वी हो जाती है। तो अब वो राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं कि जो इन चीजों को जानते हैं कि कब क्या करना चाहिए, कब कौन सा एक्शन लेना है। भारतीय जनता पार्टी अभी अपने गठबंधन के साथ वहां पर बहुत शानदार सरकार चला रही है। आगे आने वाले दिनों में मैं तो और सब लोग मानते हैं कि राजनीति में संभावनाओं को हमेशा बरकरार रखा जाता है, संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है अश्विनी जी, आपको पता होगा कि अगला कदम क्या होगा। देखिए संभव जी, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को पता होना ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक टाइम ये भी आया कि देवेंद्र फडणवीस के साथ यहां पर अजीत पवार ने शपथ ले ली, किसी को पता नहीं चला। जब नींद खुलती है लोगों की तो पता चलता कि शपथ ग्रहण भी हो गया, उसमें अजीत पवार भी पहुंचते हैं। जी, वो एक घटना चक्र हुआ था। हाँ। और मैंने कहा कि राजनीति एक संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता राजनीति में। हाँ। और हमारी शरद पवार साहब से कोई दुश्मनी नहीं है। शरद पवार साहब की गाहे बेगाहे देखिए हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा बड़ाई करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इनको शाबाशी देते हैं, बहुत अच्छी चीज है। ये तो राजनीति एक बहुत अच्छी चीज है। मुझे आज
एक 3 लोगों का एक जो है मंच पे रहना याद आ गया कि शरद पवार साहब थे, श्रद्धेय अटल जी थे और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे। तीनों लोग एक मंच पर थे। चंद्रशेखर जी भाषण दे रहे थे, वो कहे कि ये लोग हमारे विचारों से ओतप्रोत हैं मगर ये अपने पार्टी के दबाव में हैं। वो उन्होंने, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, शरद पवार जी प्रधानमंत्री नहीं थे। वो तो तीनों लोगों का एक बॉन्डिंग ऐसी थी कि एक मंच पर, और चंद्रशेखर जी ने वो भाषण दिया था। तो ये चीजें बनी रहती हैं, ये पुराने राजनीतिज्ञ हैं, सब लोग एक संबंध अच्छा रहता है, कभी भी किसी को समर्थन किया जा सकता है, किसी से समर्थन वापस लिया जा सकता है, ये तो विचारों की लड़ाई है। अजीत पवार से बात हुई आपकी? देखिए संभव जी, अभी हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है, अभी ये उनका मामला है और उन लोगों को पहले अपना अध्यक्ष तय करने दीजिए और उनको अगर वो पहले उधर छोड़ेंगे तब हमारे तरफ सोचेंगे। अभी तो वो महा विकास अघाड़ी के मेंबर हैं। हाँ, अगर वो छोड़ेंगे तो आप लपक लेंगे, इतना तय है। मानू इसमें इस बात को? देखिए अभी फिलहाल तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है संभव जी, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि हमको कमी हो, हमारी सरकार अल्पमत में हो। मैं हाँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों के अंदर कुछ खिचड़ी, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने बताया कि कुछ इन लोगों के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है जो पार्टी के अंदरूनी चीजों में है। जैसे अभी देखिए MBA की कुछ बैठकें हुई, अजीत पवार जी उसमें जो है शामिल नहीं हुए शामिल, पर भाषण नहीं दिया, या उन्होंने भाषण नहीं दिया या उन्हें देने नहीं दिया गया, कुछ भी हो सकता है। जो भी हुआ कहीं ना कहीं कुछ है जो, लेकिन अब वो सामने आना शुरू हो गया है। जो 18 तारीख का आप बयान दिखा रहे हैं, 15 दिनों में 2 विस्फोट, वो विस्फोट में एक दो चीज है, हो ही गया। 2 चीज है अश्विनी क्या होने वाला है? अश्विनी जी 2 चीजें, एक तरफ सुप्रिया सुले का ये कहना कि 15 दिन में 2 धमाके होंगे, राजनीतिक धमाके। पहला तो मेरे ख्याल से शायद हो गया ये वाला, शरद पवार वाला। अब दूसरा बचा है, वो क्या होगा वो आप जानते होंगे, सुप्रिया सुले जानती होंगी। एक बात और, अभी कुछ दिन पहले ही 2 से या 3 दिन हुआ होगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री एनसीपी से होगा। इसलिए मैं आपसे ये बार बार पूछ रहा हूं कि अगला मुख्यमंत्री क्या अजीत पवार होने वाले हैं या बीजेपी के साथ आने वाले हैं, या फिर बीजेपी शिंदे गुट को छोड़कर अजीत पवार के साथ आने वाली है? देखिए, हम शिंदे गुट को कहीं छोड़ नहीं रहे हैं। शिंदे साहब आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। दूसरे हमारे जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र साहब हैं, देवेंद्र साहब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारे नेता हैं वहां। तो अब एनसीपी का क्या होगा, ये सबसे कठिन प्रश्न, आपने बड़ा शानदार प्रश्न पूछा। अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता होता तो इस समय वो बिलबिला जाता इन चीजों पर, क्योंकि आज सबसे खतरनाक चीज कांग्रेस के साथ ही हो रहा है। कांग्रेस को अपना भविष्य वहां दिख नहीं रहा है कि अगर शरद पवार साहब कहीं दूसरे खेमे में गए तो प्रॉब्लम है। आज ये सब चीजें दिख रही है, कांग्रेस को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है, उनके यहां भी अंदरूनी बहुत लड़ाई है। तो ये मामला जो है कुछ बनता हुआ, क्योंकि उद्धव साहब के साथ अकेले वो लोग सरकार में नहीं आ सकते तो अगला चुनाव करा के, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अब शरद पवार साहब का एक चीज तो मानना पड़ेगा, शरद पवार साहब का जो इस्तीफा हुआ है, अगला कदम क्या होता है। अगर कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस के विपक्ष में जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज होगा। ये जरूर है देखना कि आने वाला दिन जो है बहुत ही बेहतर सूचना मिलने वाली है। ठीक है दीपक, आप मुझे बताइए इस वक्त एमवीए में क्या हलचल है, महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में क्या हो रहा है? इसे झटके के तौर पर इसे लिया जा रहा है। कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट, वो क्या सोच रहे हैं इसके बाद? देखिए संभव, जिस तरीके से नाना पटोले का जो बयान आया है, नाना पटोले ने स्पष्ट कहा है कि शरद पवार जो है तो वरिष्ठ नेता ही थे और सबके वरिष्ठ नेता उन्हें माना जाता है, क्योंकि शरद पवार जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है और उनके इस निर्णय को लेकर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जैसे कि हम उद्धव गुट की बात करें तो उद्धव गुट के भी कई नेता जो है वो अभी धीरे धीरे बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि शरद पवार जी जो भी निर्णय लेते हैं वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं। 2024 में ही ये चुनाव को लेकर भी ये कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी जो है, चाहे अजीत पवार हो या सुप्रिया सुले हो, इनके ऊपर भी सौंपना चाहते होंगे। ये भी निर्णय यहाँ पर लिया गया होगा, इसको भी लेकर दोहराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाए बात तो, जिस तरीके से संभव हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी, जैसे कि धाराशिव में अजीत पवार के जो बैनर लगे थे कि भावी मुख्यमंत्री के, ये देखिए ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि अजीत पवार को महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री ये लोग
घोषित तो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी रणनीति तो नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं ये भी बात यहाँ पर सामने आ रही है, जैसे कि कई जगहों पर उनके कई बार बैनर भी लग चुके हैं। अभी अजित पवार की बात है, अजित पवार जिस तरीके से, चाहे वो महाविकास आघाड़ी की जो वज्रमुक्ति जो कल सभा संपन्न हुई, उस सभा में भी काफी आक्रामक दिखाई दिए, क्योंकि उस सभा में भी उन्होंने कई बार जो शिंदे और फडणवीस सरकार के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है 2000 चुनाव को लेकर तो ये पवार साहब ने ये निर्णय तो नहीं लिया, ये भी बड़ा सोचने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यही बात सामने आ रही है कि शरद पवार जो है वो अपनी जिम्मेदारी अजित पवार या सुप्रिया सुले को सौंपना चाहते हैं, और वो एक इन सभी दलों का, ये तीनों गुटों का नेतृत्व तो नहीं करना चाहते। ये भी सवाल यहाँ पर उपस्थित किया जा रहा है। संभव जी राजलक्ष्मी जी, सवाल अब ऐसे में ये हो जाता है, अगर सुप्रिया या फिर अजीत, तीसरा कौन, अभी यहां पर दीपक ने जिक्र जरूर किया, लेकिन वो संभवतः है, आशंका, होगा या नहीं होगा अलग चीज है। लेकिन अब सवाल यह है कि दो के बीच में सुप्रिया सुले और अजित पवार, अगर इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या ये सवाल एनसीपी से बार बार नहीं पूछा जाएगा कि ये पार्टी परिवारवाद की तरफ चल पड़ी है या फिर जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसका पालन कर रही है पार्टी? ज्यादा संकेत तो इसी की तरफ है संभव जी, कि अजित पवार जी के हाथ में जाएगी ये जो अध्यक्षता है, क्योंकि उनके पास ही थोड़ा ज्यादा पावर दिख रहा है अभी। अभी ये बात तो कोई मतलब ये नई बात तो है नहीं, ये परिवारवाद ये तो इस पार्टी में था ही। मतलब ये इसी के ऊपर तो मोदी जी हमेशा कह रहे हैं कि ये जो सारी पार्टियां हैं ये इन सभी में ये परिवारवाद ये कूट कूट के भरी हुई है। तो इसको हम मतलब ये अभी कोई नई बात तो है नहीं। तो इसमें अभी सवाल इतना ही है कि मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरा इसमें अध्यक्ष बन पाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर 2-3 दिन बाद अगर शरद पवार जी इस पर टिके रहे कि वो अभी राजीनामा दे रहे हैं, तो फिर उस पर बस या तो सुप्रिया सुले जी या तो अजित पवार जी, और मुझे ज्यादा संभवता तो इसी के लग रही है कि अजित पवार जी बनेंगे इसमें। जी, लेकिन और जी सुप्रिया सुले जी और मतलब अजित पवार जी में जो खटपट है वो तो अभी नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये भी लग रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था कि शिवसेना में जब बाला साहेब ठाकरे जी को एक ऐसा थोड़ा सा लगा था कि इतना उनमें मतलब उनके खिलाफ जा रहे हैं कुछ लोग, तो उस वक्त उन्होंने भी ऐसे कुछ एक झटका दिया था सबको, जब उन्होंने कहा था कि मैं अभी अध्यक्षता से राजीनामा देता हूं। इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि शरद पवार एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। अब चूंकि उनका अचानक से इस्तीफा दे देना, लेकिन उनका जाते जाते ये भी कहना कि वो इस्तीफा दे रहे पद से, ना कि पार्टी से, जहां पे बैठ के होंगी मैं रहूंगा, जो निर्णय लिए जाएंगे उस बीच में मतलब कि टच में रहूंगा, हर चीज करूंगा, हर गतिविधि होगी उसमें मैं शामिल रहूंगा। तो ऐसे में ये बातें करना, इस्तीफा देना, क्या 24 का गेम प्लान नजर नहीं आता है आपको कि कुछ और ही चल रहा है अंदर खाने? ये बहुत ही ज्यादा संभव है कि उनके मन में और भी कुछ होगा। जैसे आपने कहा एक और भी बड़ा विस्फोट होने की संभावना है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो अभी बताना जरा मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसे राजनेता हैं जो अभी उनको 10-20 नहीं 60 साल हुए हैं उनको ये राजनीति में आए हुए। तो उनके तरह का मतलब उनके लेवल का कोई राजनेता अभी आज के इसमें खास करके विपक्ष में तो कोई है नहीं। उनके कद का कोई नेता नहीं है, नो डाउट। क्या कैलकुलेशंस होंगे, हाँ उनके क्या कैलकुलेशंस होंगे, उन्होंने किस किस के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग किया होगा, ये जरा तय करना मतलब हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हमको ये काफी एंटरटेनिंग तो है अभी, क्योंकि उन्होंने काफी लोगों को हिला के रख दिया है, और खास करके विपक्ष में, क्योंकि वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के मतलब दावेदार भी बन सकते हैं, जो विपक्ष के हैं, विपक्ष के दावेदार भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री के। ऐसा भी हो सकता है कि वो
पार्टी की अध्यक्षता छोड़कर, लेकिन उसमें भी कई जो पेच हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, उसमें अभी कई पेच हैं, उसको बाद में समझेंगे। लेकिन राजलक्ष्मी जी, बीजेपी कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को फर्क पड़े या न पड़े, कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव गुट है उसको फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी ने कुछ इसमें, बीजेपी का कुछ ऐसा इसमें हाथ है, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो जन के कोई एक झगड़े में तीसरे का फायदा हो जाता है। उस तरीके से हो सकता है कि बीजेपी में इसका फायदा हो, क्योंकि अगर शरद पवार जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महाविकास आघाड़ी को छोड़ देते हैं तो फिर तो बीजेपी को फायदा ही है। क्योंकि आप अभी देखिए कि जो उद्धव सेना है उसमें से अभी और भी लोग एग्जिट की तरफ है। तो ऐसा है कि मतलब उसमें से और भी आमदार और भी खासदार छोड़ने वाले हैं, इसकी खबर आ रही है। तो फिर अगर उनके साथ कांग्रेस के तो फिर ना शिवसेना है, तो फिर आप सोचिए कि फायदा किसको, कांग्रेस है तो फिर फायदा किसको होगा? तो अश्विनी जी, क्या लगता है कि मैदान धीरे धीरे अब साफ होता जा रहा है? देखिए संभव जी, और मुझे ये भी लग रहा है फिलहाल जो है संभव जी, देखिए जो चीजें हैं, आज का जो घटना चक्र हुआ, उस घटना चक्र में पीछे कुछ न कुछ बहुत बड़ी चीज तो है, ये तो दिख रहा है साफ साफ। और राजलक्ष्मी जी भी कह रहे हैं, दीपक जी भी इस चीज को बता रहे हैं, और जैसा कि दिख रहा है, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वहां पर उस मीटिंग में, आत्मकथा में अजीत पवार पर एक तरह से हमला करना, और अजीत पवार जी का ही सिर्फ खड़े होकर ये कहना कि नहीं नहीं, इन्होंने अब पवार साहब ने जो है इस्तीफे का फैसला ले लिया है, बाकी कोई सब लोग मनाने की बात कर रहे थे। तो कुछ न कुछ तो घटित होने वाला है। या तो अब ये पवार साहब का एक कोई स्ट्रोक हो कि अजीत पवार जी को किनारे किया जाए या अपनी ताकत दिखाई जाए, लेकिन उनकी समस्या एक दूसरी है कि उनके बाद कौन उनकी विरासत को संभालेगा, क्योंकि ये सब जो पार्टियां हैं ये पारिवारिक पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये सब, ये अपने परिवार से बाहर नहीं जाने देंगे। एक चीज और बताइए, आप मुझे बताइए, आपको याद होगा कि ऐसा दो समय आया उस वक्त जब बाला साहब ने अपनी पार्टी को 2 बार छोड़ा, कुछ मजबूरी रहे उसके बाद छोड़ा, लेकिन वो वापसी आए और मजबूत होकर यहां पर उभरते हैं फिर। तो क्या लगता नहीं कि शरद पवार भी शायद वही करने जा रहे हैं, उसी राह पर चल रहे हैं शरद पवार भी? देखिए शरद पवार जी के साथ संभव जी क्या है कि शरद पवार जी लगभग 82-83 साल से ऊपर के हैं इस समय, और राजनीति मतलब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब वो एमएलए थे, इसको मानकर चलिए आप। तो वो परिपक्वता तो है, कहीं ना कहीं कुछ एक कठोर जो है निर्णय तो होने वाला है, मगर क्या हो रहा है ये अब हम लोगों को देखना हो। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी आने 24 के चुनाव की तैयारी कर रही है, अगर इनके तरफ से कहीं कोई आता है तो हम स्वागत करेंगे, कोई हमको कहीं आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अभी इनको अपने परिवार के बीच में देखिए क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं। सुप्रिया सूले को आगे कर रहे हैं, अजीत पवार को आगे कर रहे हैं, या कोई तीसरा नाम लेकर आते हैं जो कि हम लोगों को अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है दीपक, एक आखिरी कमेंट आपका भी। दीपक, 2 से 3 दिन में क्या होने वाला है? अगर अजीत पवार अध्यक्ष बनते हैं, वो आगे आते हैं, संभालते हैं चीजें, तो क्या लगता है कि पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी या फिर टूट की तरह पूरी तरह से बिखर जाएगी? क्या लगता है? बिल्कुल संभव, जिस तरीके से अजीत पवार की बात जो सामने आ रही है, अजीत पवार का जो नाम लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से अजीत पवार को लेकर कई ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं अजीत पवार बीजेपी में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं बड़े समर्थकों के साथ अजीत पवार बीजेपी में आएंगे, और बड़ा दावा किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उपस्थित किया जा रहा है कि अजीत पवार के समर्थन में कई ऐसे एनसीपी के जो विधायक है वो आज भी है, और उनके तरफ से भी उनका ही नाम बार बार लिया जा रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार ही इसका चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि ये जो कमान जो है ये अजीत पवार को सौंपी जाएगी क्या, ये आने वाले 2-3 दिन में ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एनसीपी में जिस तरीके का आज जो वातावरण देखने को मिला, ये बहुत ही बड़ा वातावरण वहां पर निर्माण हुआ था। जिस तरीके से शरद पवार जी ने जो बताया, ये जो निर्णय लिया, इस निर्णय को लेकर काफी वरिष्ठ जो नेता थे वो तो रो पड़े वहां पे। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी वहां पर कहा कि
हम इस निर्णय को वापस लेने के लिए हम पवार साहब को मनाएंगे। लेकिन देखिए अभी देखना ये होगा कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया होगा। लेकिन अजित पवार या सुप्रिया सुळे या अगर तीसरा नाम मैंने आपको बताया उनकी भी चर्चा चल रही है अभी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि आने वाले 2-3 दिन में एनसीपी के सुप्रीमो कौन बनते हैं और किन के गले में यह एनसीपी के सुप्रीमो की माला। राजलक्ष्मी जी, भले ही यहाँ पर सब नेता या फिर विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो ये कहें कि शरद पवार ने जो फैसला लिया उन्हें वो वापस ले लेना चाहिए, बावजूद इसके यहाँ पर अजित पवार ये बार बार कहते रहे कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो वापस नहीं लेंगे। ये चीज थोड़ा समझ से परे है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो नजर आती है। और दूसरा, आपको क्या लगता है आपके नजरिए से कि शरद पवार के बाद क्या अब एनसीपी टूट कर बिखर जाएगी? मुझे लगता है कि उनको ना कोई इनसिक्योरिटी लग रही थी, क्योंकि उनके मतलब ये जो 2 गुटों में जो टसल हो रहा था, तो इसीलिए वो शायद चाहते हैं कि अजित पवार जी इसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अभी अगर किसी और को हम अध्यक्ष बनाते हैं तो फिर अजित पवार जी का एक नए पार्टी बनाने का या ऐसे कोई संभावना ज्यादा है। तो फिर वो शायद चाहते हैं कि अजित पवार जी अध्यक्ष बने और पार्टी घर में ही रहे और एकजुट बन के रहे। तो शायद वो पार्टी को बचाने की एक आखिरी उम्मीद है उनके पास ये, क्योंकि अभी आज जो अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें या जो आप संकेत देखें तो आप देखेंगे कि अजित पवार जी इस बात से ज्यादा बौखलाए नहीं थे कि शरद पवार जी ने राजीनामा दे दिया, लेकिन वो शायद चाहते हैं कि इसके बाद आगे मैं इसकी जिम्मेदारी मैं संभालूं। तो वो शायद चाहते हैं, तो शरद पवार जी शायद चाहते थे कि अजित पवार जी बाहर जाकर अलग एक गुट न बनाए, उसके बावजूद उसके मतलब वो अगर एक ही पार्टी बनी रहे तो कम से कम ठीक है, और पार्टी अध्यक्ष कोई भी बने रहे, आप एक बात याद रखिए कि शरद पवार जी हमेशा उसके लीडर बने रहेंगे, मतलब उनकी बात को कोई टाल नहीं पाएगा। तो भले ही अजित पवार जी अध्यक्ष बने तो भी शरद पवार जी ही उसकी लीडर बने रहेंगे। ये बात तो तय है। बहुत धन्यवाद राजलक्ष्मी जी, आपका भी, अश्विनी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और दीपक आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुछ चीजें यहाँ पर निकलकर समझ में आती हैं। लगता है कि मानो शरद पवार ने एक अलग राह पकड़ ली है और शरद पवार को लगता है कि पार्टी में शायद उनकी नहीं सुनी जा रही है, कुछ नेता उनकी अवहेलना कर रहे हैं। शरद पवार का इशारा किसकी ओर है, ये राजनीतिक पंडितों के लिए समझने की बात है। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।